बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एहतसाब का इदारा, अकाउंटेबिलिटी का इदारा नैब, जिसके लिए शिकायत हर दौर में ही हम सुनते रहे हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस इदारे को इस्तेमाल किया जाता रहा। अभी भी अगर आप अपोजिशन से सुने तो वो कहते हैं कि जी ये नैब न्याजी गठजोड़ है, इस हुकूमत के साथ नैब का इदारा मिला हुआ है। फिर हुकूमत के भी ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात दरमियान में आए कि जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बने केसेस हैं उन पर उनको लगता था कि बर वक्त चीज़ें नहीं की जाती हैं, या जिस हद तक मौसर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो उनको नज़र नहीं आती थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, जो कि एक ऑर्डिनेंस सामने आया है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021, उस पर पहला एतराज़ तो ये सामने आया कि ये पार्लिमान के ज़रिए क्यों नहीं किया गया, ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों पार्लिमान को इस पर एतमाद में नहीं लिया गया। माजी में आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन की तरफ से जो नैब को लेकर कुछ तरामीम मुतारिफ कराई गई थी, या उनका जो मुसव्वदा था, कुछ तजावीज़ थी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस हवाले से कहा था कि ये चाहते हैं कि 38 में से 34 शिकें जो हैं वो उनकी मान ली जाएं, वो तरामीम कर दी जाएं, और ये अगर मैं करूँगा तो मुल्क से गद्दारी होगी, क्योंकि अपोजिशन हमें ब्लैकमेल करती है। FATF के मामले पर पहले कहते हैं कि जी नैब में हमारी बातें सुने और फिर हम FATF पे आपकी बात को ही मानेंगे। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ही ये तरामीम जो हैं ये मुतारिफ करा दी गई हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो सदर साहब के दस्तखत से आ गया है। इसमें कुछ चीज़ें जो बुनियादी हैं उनका जिक्र पहले करते चलें कि पहला मामला तो नैब के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से है। इससे पहला जो ऑर्डिनेंस था उसमें ये लिखा हुआ था कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान जो है वो मुशावरत होगी। दोनों तरफ से हम देखते थे कि 3-3 नाम आते थे और फिर किसी एक पर इत्तफाक होता था। अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें तब्दीली ये की गई है कि सदर साहब को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब सदर मुमलिकत जो हैं वो वज़ीर आज़म से और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ नैब के चेयरमैन के लिए मुशावरत करेंगे। अगर किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो ये मामला फिर पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। यानी इसमें दो चीज़ें आ गई, सदर साहब जो हैं उनका किरदार आ गया और पार्लिमानी कमेटी का किरदार आ गया। और जो मौजूदा चेयरमैन है ऑब्वियसली उनकी तौसीक के हवाले से भी बड़े अरसे से बातें चल रही थी मुद्दत मुलाजमत में। तो अब तरमीमी ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि जब तक नैब के लिए कोई नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं हो जाता उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। फिर एक और अहम मामला चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से है। नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब के पास लामहदूद इख्तियारात होते थे, जिसमें गिरफ्तारी से लेकर किसी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने और रेफरेंस दायर करने के इख्तियारात भी थे। लेकिन अब ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इन इख्तियारात को उसमें महदूद कर दिया गया है। अब ये इख्तियार प्रोसिक्यूटर जनरल को दे दिया गया है, जिसके तहत अगर प्रोसिक्यूटर जनरल ये समझता है कि किसी के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी या दायर किया गया रेफरेंस गलत है तो वो उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया हो तो उसको वापस लेने के लिए मुतल्लिका अदालत के जज की इजाज़त लेना पहले ज़रूरी थी। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुतल्लिका अदालत के जज की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुताल्लिक है। जो इससे पहले का ऑर्डिनेंस था उसमें नाजायज़ इस्तेमाल की कोई तशरीह नहीं की गई थी, यानी अगर किसी ने कवायद के ख़िलाफ़ वर्जी की भी है तो उसके इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में लाते हुए और उसकी नीयत को दुरुस्त तस्लीम करते हुए दुरुस्त ना तस्लीम करते हुए शख्स को न सिर्फ गिरफ़्तार किया जाता था बल्कि उसके ख़िलाफ़ तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया जाता था। अब यहाँ ये जो ऑर्डिनेंस हमारे सामने आया है इसमें कहा गया है कि जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि किसी शख्स ने ये काम अपने ज़ाती मुफाद के लिए किया है तो उस वक्त तक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इसमें एक बड़ा इबाम है, अगला जुमला जो आप सुनेंगे कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी ने अच्छी नीयत से काम शुरू किया तो उसके मतलूबा नताइज अगर नहीं भी उसको मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये नीयतों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन यहाँ पर नीयत जो है वो असेस की जाएगी और देखा जाएगा कि किसने किस नीयत से काम शुरू किया था। बहरहाल एक और मामला वफाकी और सूबाई काबीना के जो फैसले हैं उनको भी इस्तिस्ना दे दी गई है, वो भी इस ज़ुमरे में नहीं आएंगे और मुकदमात का फ़ैसला ये कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर होगा। फिर आगे जैसे प्रोग्राम में बात होगी कुछ और भी इसमें शिकें हैं उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के मेहमानों का पहले आपसे तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ कंवल शौज़ब साहिबा मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शाह खाबर साहब मौजूद हैं, रिनाउंड लॉ एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी।
तस्नीम नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इंटीरियर हैं और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बड़े एतराज़ात थे नैब के इदारे पर, वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तस्नीम नूरानी साहब को भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और ज़फ़र मोतीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड बिजनेसमैन हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं KSE के। ज़फ़र मोतीवाला साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद। शाह खावर साहब, पहले तो ज़रा कानून की बात कर लेते हैं। आज हम देख रहे थे कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी पहले बयानात आ चुके हैं इस पर। उन्होंने तो कहा है कि जी काला कानून है। तो किस बुनियाद पर, किन चीज़ों की बिना पर इसको काला कानून डिक्लेयर किया जा रहा है? देखिए, बार काउंसिल्स का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, क्योंकि वो बड़ी माइन्यूटली चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो तब्दीलियाँ आईनी और कानूनी हो रही होती हैं। मेरी नज़र में इसमें जो कबाहतें हैं वो ये है कि एक तो अगर आप ऑर्डिनेंस जो कि आर्टिकल 69 से ओरिजिनेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, अगर आप उसको देखें तो उसका मानी ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाए और कौमी असम्बली और सेनेट जो है वो सेशन में ना हो और एक एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें कानून साजी करना ज़रूरी हो जाए, तो फिर सदर मुमलिकत एक आर्डिनेंस के ज़रिए एक कानून साजी करते हैं। बट वाज इट रियली दैट इमरजेंसी? मैं इसी पे बात करूंगा कि ये चूंकि इमरजेंसी नहीं थी, उसकी वजह ये है कि ये पिछले बड़े अरसे से ये डिबेट चल रही थी और मीडिया पे भी आ रही थी, इस पर डिस्कशन हो रही थी। इस पे जो हुकूमती वज़रा और जो उनके नुमाइंदगान हैं वो भी ये बात करते रहे थे कि चेयरमैन नैब के जो है वो एक तो कंटिन्यूटी चाहते हैं उसकी, ये तो अंदिया था, और दूसरा ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पेशली जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे वज़ीर आज़म कभी भी मुशावरत नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें तो पीछे से क्रॉप अप हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये ऑर्डिनेंस ऐसा था कि 2 दिन पहले एक सूरत हाल नहीं थी और 1 दिन पहले ऐसी सूरत हाल आ गई कि जिस एमरजेंट सिचुएशन में ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कबाहत ये है। दूसरा ये है इसमें कि इसमें एक जो क्लॉज है वो है कि जो चेयरमैन जो एहतसाब नैब हैं उनकी मुद्दत मियाद तो 4 साल लिखी गई है और उसका जो है वो तरीक़ाकार भी वही है कि प्रेसिडेंट मुशावरत करेंगे लीडर ऑफ द हाउस से और लीडर ऑफ द अपोजिशन से। अगर ऐसा इत्तेफाक ना हो सका तो फिर एक नई पार्लिमानी कमेटी का। फिर उसके बाद ये है कि जो इनकम्बेंट चेयरमैन नैब हैं इसके बारे में एक पर्सनल स्पेसिफिक एक अमेंडमेंट है कि अपनी 4 साल मुद्दत पूरे करने के बाद जो इनकम्बेंट चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन है, उनको भी मजीद 4 साल के लिए बतौर चेयरमैन कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है। ये पर्सन स्पेसिफिक है। बाकी इसमें अच्छी चीजें भी बहुत है, मैं आपको बताऊं, और अच्छी चीजें ये हैं। चलिए अच्छी चीजों पे भी बात करते हैं क्लॉज बाय क्लॉज। पहले तो ये बड़ा जो एतराज है ये कवर जी कि वो ये है कि जैसे अभी आपने भी कहा कि जमानत का जो इख्तियार गो के ट्रायल कोर्ट को नैब की अदालत को दे दिया गया है, लेकिन उसमें जितना एक इल्ज़ाम लगाया है ये एक अमाउंट डिटरमिन की है जिसका फैसला भी अदालत ने करना है, उससे कम श्योरिटी के ऊपर आप किसी को रिलीज नहीं कर सकेंगे। तो इसके भी ऊपर मैं समझता हूँ बार काउंसिल्स ने काफ़ी एतराज़ किया है। चलिए कमल शौज़ब साहिबा अच्छी चीज़ें भी बताएंगे शाह खावर साहब जो उनको इसमें नज़र आ रही हैं, लेकिन पहले जो बुनियादी एतराज़ ये, और पहले इससे पहले भी जो ऑर्डिनेंस आए तब भी आपकी हुकूमत पे ये कहा गया कि पार्लियामान के ज़रिए क्यों नहीं चला रहे, ये ऑर्डिनेंस लाने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, और क्या ये वाकई वो इमरजेंसी थी जिसमें आप सेनेट का या कौमी असम्बली का सेशन तो कन्वीन नहीं कर सके लेकिन ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये तरमीम ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। शाह खावर साहब जो हैं बड़े सीनियर आदमी हैं, इनके सामने मुझसे आप लॉ के बारे में सवाल करेंगी। मैं तो ख़ुद इनकी शागिर्दी मानती हूँ, काफ़ी हद तक इनसे गाइडलाइंस लेती हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स इन्होंने रेस किए मैं उसका आंसर कर देती हूँ। आई थिंक आइन का जो मेरे पास है आर्टिकल 89 सेक्शन 1 है इसका। आइन की किताब पढ़ने की मुझे सबसे ज़्यादा तलकीन जो है वो शाह खावर साहब भी करते हैं, तो मैं इसलिए मार्क करके रखती हूँ। इसके मुताबिक जो भी चीज़ ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं आती है तो वो इलीगल तो काउंट नहीं होती, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी नहीं थी। 1999 में नैब का ऑर्डिनेंस आया था, आज 2021 है, 22 साल के बाद भी अगर इमरजेंसी नहीं थी तो इससे ज़्यादा देर हम और कितनी करें। तीसरी बात ये है कि ये पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी नैब की रिफॉर्म की डिबेट जनरेट हुई। एक मैं बता रही हूँ जी, मैं अर्ज कर रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, उस पर भी मैं आ रही हूँ। इस पे जब डिबेट जनरेट हुई, ऑर्डिनेंस इसलिए भी लाना पड़ा क्योंकि जिस वक्त रिफॉर्म्स प्रपोज की गई
तो उसके बदले में ये आपने भी जिक्र भी किया, ये 34 अमेंडमेंट्स अगर कैमरा दिखा रहा है तो ये आ गई प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय PMLN एंड पीपल्स पार्टी। और ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स का प्रोग्राम आप कर चुकी हैं, मैं आपके साथ आके बैठी हुई थी जिसमें मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब बहुत नाराज भी हुए थे। ये एक्चुअली में ये टोटल 34 जो अमेंडमेंट्स हैं ये 35 में से या 35 में से वो टूथलेस स्नैप था, जिसमें इनके अपने जो जितनी लीडरशिप है उसके केसेस खत्म करने की सारी बात है। तो 80% रिफॉर्म्स जिस पे अपोजिशन से एग्रीमेंट था उससे वो बैक ऑफ कर गए। अच्छा, आपने कहा कि अभी हमारा सेशन जो है वो कुछ अर्सा पहले कंक्लूड हुआ है, तो तकरीबन 14 दिन का बीच में वक्फा देना पड़ता है और 14 दिन के वक्फे के बाद दोबारा जो है वो सेशन होता है। तो अभी हमारा नया पार्लिमानी ईयर भी स्टार्ट हुआ, अभी सेशन कंक्लूड बता दिया, लेकिन यही मैं कह रही हूँ कि यही चीजें वो 14 दिन पहले वाले सेशन में भी आ सकती थी। लेकिन मुझे कमल शौसफ साहब एक चीज आपने भी राना सनाउल्लाह साहब का हवाला दिया, आपको याद होगा उस टाइम पे भी आपने भी कहा था, आपकी हुकूमत के तमाम लोग ये बात करते थे कि आपने अभी दोबारा कहा कि ये टूथलेस इदारा बनाना चाहते हैं। तो यही बात अब वो आपके इस लाए गए ऑर्डिनेंस के हवाले से कह रहे हैं कि इसमें टैक्सेस जो हैं वो उनका मामला निकाल दिया है, गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन पे आप जो है वो पूछगछ नहीं कर सकते हैं। फिर काबीना के फैसलों को जो है वो प्रोटेक्शन दे दी गई है, प्रोविंशियल कैबिनेट्स हों या फेडरल कैबिनेट हो, उनकी कमेटियाँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक्नेक, इंक्लूडिंग जो भी जो होस्ट ऑफ अदर बॉडीज इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस पर भी बड़ा एतराज़ है और आज भी वो यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि टूथलेस इदारा बना दिया है। सादिया, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि देखें हर इदारे की एक कैपेसिटी होती है और एक स्पेशलिटी होती है जिस पर उसने काम करना होता है। इस इदारे में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये शाह खबर साहब से मेरी इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन रही है, ये आपको बताएंगे। मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं, जो दूसरे हैं, और एक स्पेसिफिक उस वक्त भी प्रपोजल दिया गया था कि एक बड़े अमाउंट से नीचे के सारे केसेस FBR या दूसरे जो इदारे हैं जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि नैब के प्रोसिक्यूटर्स को या तो इतनी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो ये जो नैब की अमेंडमेंट्स आई हैं अनफॉर्चुनेटली ये सारी इन्होंने प्रपोज की भी थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो जो क्या कहते हैं कि बुग़्ज़ इमरान में जो इनके इस तरह की बातें आ रही है। दूसरा, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है जब ये इस तरह बातें कर रहे हैं, इससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इनमें से किसी की कभी हुकूमत नहीं आने वाली इंशाअल्लाह। लेकिन आप कह रही कि बहुत सारी इसमें वही तजावीज़ हैं जो कि ऑलरेडी ऑपोजिशन की तरफ से प्रपोज की गई थी, वही अमेंडमेंट्स डेलिब्रेशंस में मुझे मैं इनके में आ जाती हूं। नहीं, इनके जो एक मिनट मुझे सिर्फ क्लियर करने दें सादिया, एक जुमला बोलने दें। जब इनके पार्लिमानी लीडर्स डिलिब्रेशन करते हैं ना कमेटीज में, तो इन पे सारी बातों पे डिबेट होती है। तो हाँ, तो ये कॉमन एक जिस वक्त कॉमन विजडम के तहत और एक जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आती रही हैं एक अरसे से, जो लकूनास गैप्स थे, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये किया गया। बिल्कुल टूथलेस इदारा नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। और जो मैंने खुशखबरी सुनाई है वो साइकोलॉजिकली तो मुझे लग रहा है कि टोटली इन्होंने मान लिया कि एक्निक में भी कॉमन। नूरानी साहब इजाजत दीजिएगा, कमल साहिबा, तस्नीम नूरानी साहब मुझे बताइए कि ये नैब के मामलात को लेकर माजी में भी हमने सुना कि उस वक्त के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी, उनके वज़रा भी ये बातें किया करते थे जब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ चीज़ होती थी कि जी नैब जो है वो लोगों की पगड़ियां उछाल रहा है, सरकारी अफसरान को तंग किया जाता है बिला वजह। फिर इस हुकूमत के अंदर भी हमने यही चीज़ें सुनी कि लोग जो है वो फाइलें बंद करके सरकारी दफातर में बैठे रहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते क्योंकि ये खौफ होता है कि कल को नैब कोई केस बना देगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी। फिर बहुत सारे ऑब्वियसली ऐसे केसेस भी आए। अब ये जो चीज़ें हैं, आपको लगता है कि इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी? देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस है जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्शन दी गई है, बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन दी गई है, ये पहले भी एक दफ़ा आ चुका है और ये मेरे ख्याल 3 महीने चला था या 4 महीने चला था, फिर उसको लैप्स होने दिया था। फिर मुझे नहीं पता क्या वजह थी कि उसको रिन्यू क्यों नहीं किया गया या एक्ट में तब्दील क्यों नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं बिकॉज डिसीजंस जो गुड फेथ में करता है बंदा, या डिसीजंस जो कमेटीज़ में होती हैं, कैबिनेट में होती हैं, ये ग्रुप में होती हैं, उनका मकसद यही होता है कि इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई जो है वो चीज़ उस पर आप जानते हैं
और ये अस्यूम करना कि 15 के 15 बंदे करप्ट हैं, मिल गए आपस में और वो फैसला कर रहे हैं, उसकी वजह से पिछले कई सालों से आपकी हुकूमतें जो हैं वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, अफसरों ने काम करना छोड़ दिया है। सो इस वजह से ये तो बहुत ओवरड्यू था और एक दफ़ा आ चुका है। और अब मैं समझता हूँ कि इसको ये चेयरमैन की एक्सटेंशन के सिलसिले में इसके लिए एक धक्का मिल गया कि ये चीज़ फिर वापस आ गई। मगर अगर मैं इस वक्त सर्विस में हूँ तो शायद ये 3 महीने की प्रोटेक्शन मुझे शायद गारंटी अश्योर ना करे कि अगर मुझे ये ना पता हो कि ये 3 महीने के बाद ये ऑर्डिनेंस फिर लैप्स कर जाएगा और क्योंकि अब चेयरमैन की एक्सटेंशन तो हो जाएगी इस ऑर्डिनेंस के कवर में, मगर क्या ये ऑर्डिनेंस कन्वर्ट होगा इनटू एन एक्ट? और अगर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि जी इज्तिमाई, इसमें मोरलेस यही है कि इज्तिमाई कमेटी, ECC, ECNEC, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये सारी मीटिंग्स जो हैं इनके कोई भी फैसले जो होंगे उन पे शक नहीं किया जाएगा अनटिल ये साबित हो जाए कि भाई किसी ने उससे फाइनेंशियल फ़ायदा उठाया है। और वो एक प्रोटेक्शन तो है ही है कि अगर किसी ने अगर गुड फेथ में कहता है कि मैंने गुड फेथ में किया है और पता लगे कि 4 बंगले बना लिए या बहुत कोई दौलत जो है उसकी बाहर निकल आई, तो फिर जाहिर उसको पकड़ा जाना चाहिए कि भाई कि तुम्हें कैसे हुआ और उसका क्या कनेक्शन है, वो अगर बताया जा सका तो प्रोटेक्शन। अच्छा, मैं तो यही है। जानना चाहती थी, ये मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी इसका जिक्र किया था, ये गुड फेथ मतलब जाहिर है कौन कैसे डिफाइन होगा, कैसे पता चलेगा? जो आपने कहा कि कह दे बंदा कि भाई गुड फेथ में किया है, बाद में पता चले कि भाई इतनी प्रॉपर्टी बना ली और इतना सब कुछ किया और अपना फायदा देखा है। देखिए, आप सब गुड फेथ का ये मतलब होता है कि सपोजिंग आपने एक वीट की प्रोक्योरमेंट की, लेट से आप सेक्रेटरी लगे हुए हैं, आपने फैसला किया कि जी हाँ हमें 2 लाख वीट 4 लाख वीट जो है वो लानी चाहिए और आपने फैसला कर लिया। पता लगा कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई और 4 लाख वीट जो है वो सरप्लस हो गई, या आपकी वो कैलकुलेशन कम थी, आपको एक्चुअली 8 लाख मनाना चाहिए था। अब नैब आपको ये कहेगी कि जनाब आपने जो वीट माफिया है उससे मिलके आपने 8 लाख नहीं मंगवाई, आपने सिर्फ 4 लाख मंगवाई है, तो आप तो आ जाए ना दर दरा जेल में बैठे, बिकॉज उससे कीमत जो है वो 15 रुपये बढ़ गई थी। तो उसने तो अपनी उस वक्त की असेसमेंट के मुताबिक ये फैसला किया कि भाई 4 लाख वीट काफ़ी है। कल को जो है उसके खिलाफ केस बन जाएगा कि आपने या ज़्यादा ख़रीद ली या आपने कम ख़रीद ली। तो दैट इज़ इन गुड फेथ कि अगर वो ये बज़ाहिर लगता है कि भाई उसने एक कैलकुलेशन की है, उसने एक बेसिस पे एक फ़ैसला किया। इसी तरह 20 फैसले होते हैं जो एक जजमेंट के बेसिस पे होते हैं, खौफ के बेसिस पे नहीं होते, एग्रेशन के बेसिस पे होते हैं कि भाई मैं ये करूँगा उससे ये फ़ायदा होगा। कई दफ़ा नहीं ठीक होते, तो वो जो फैसले बंद हो गए इसी वजह से कि अफसरान ने कहा कि यार बेशक मैं गुड फेथ में लूँ, बेशक मुल्क की बेहतरी के लिए लूँ, अगर ये ठीक हो गया तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे किसी ने शाबाश नहीं दी, उन्होंने कहा जी रूटीन में है, और अगर गलत हो गया तो मैं जेल में चला जाऊंगा। लेकिन आपने एक बड़ी बुनियादी चीज़ कही जिस पे आगे जाके मैं बात भी करना चाहूँगी कि ये जो 3 महीने के लिए ऑब्वियसली ये वो उस हद तक श्योरिटी या उस हद तक प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि यही सोचा जाएगा कि अगर 3 महीने के बाद ये फिर लैप्स हो जाता है, इसको रिन्यू नहीं किया जाता, तो वेयर डू वी स्टैंड। मैं ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है वो बड़ा इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बिजनेसमैन के ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन जो है वो दे दी गई है। हमारी भी बड़ी शिकायत होती थी टैक्सेस के मामलात को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर, नैब तंग किया करता था बिजनेसमैन को। आप किन चीज़ों की बुनियाद पर ये समझते हैं कि वाकई में इससे बेहतरी जो है वो आएगी, बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन मिलेगा? सबसे पहले तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मुझे आखिर में रखा, इसका शुक्रिया। दूसरा ये कि कुछ दोस्त हम ड्राइव कर रहे थे तो वो हादसा में दर्द हो गया कि मेरा आखिरी नंबर आ रहा है। तीसरा ये कि इतनी बड़ी टीम माशाल्लाह से आपके पास, इतने बड़े लॉयर, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट और बैठे हैं, वो बात सही कर रहे हैं कि बाकायदा इमरान खान ने बिजनेसमैनों को अश्योरेंस दी थी कि उनको हैरेस नहीं किया जाएगा। और हमारे प्रोग्रामों में आकर, कराची में आकर उन्होंने ये बात की थी बाकायदा, जब शौकत खानम कराची के लिए सबको डोनेशन के लिए बुलाया गया था। तो ये ऑर्डिनेंस का लैप्स होना ना होना, फिर दोबारा होना, ये सब क्वेश्चन मार्क है, किसी को पता नहीं। दूसरा ये कि ये तसीम साहब सही कह रहे हैं कि अगर ये बात नैब के चेयरमैन की नहीं होती तो शायद ये ऑर्डिनेंस आता भी नहीं, लेकिन नैब साहब के चेयरमैन को
टूल देनी है परपेचुअल, उसमें ये एक फायदा बिजनेसमैन को भी होगा और ब्यूरोक्रेट को भी होगा। तस्नीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बटन दबाने में ब्यूरोक्रेट तैयार ही नहीं है। आप देखिए LNG की बाइंग सेलिंग में लोग डर गए थे। तस्नीम साहब अभी जो वीट की बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स में ऐसे ऐसे हमें जोक्स पता चला है कि जिसमें इमरान खान साहब ने किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट को, तस्नीम साहब को तो नाम भी पता होगा, उनको क्या कि सर आप क्या डर गए हैं? तो उसने कहा नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब मैं डरा नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। तो ये तो सेंटेंस है ना, ये पूरे सर्किट में ब्यूरोक्रेट्स के हम सुनते हैं कि वो काम करते। आप ही बता दें नाम। आपको लगता है तस्नीम साहब को पता होगा? आप ही बता दें जफर साहब। तस्नीम साहब की आवाज भी अच्छी है, गाना भी अच्छा गाते हैं। अच्छा। तो वो उनसे पूछेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जो शाह खबर साहब कह रहे हैं कि बड़ा डीप इसने लोगों को डिवाइड कर दिया है इस ऑर्डिनेंस में, और ये जो प्रेसिडेंट साहब से तो थोड़ा बुलीनेस नजर आ रही है। थोड़ा वो जो स्कूल का नोटी बच्चा नहीं होता कि भाई नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, इस तरह का लग रहा है कि मैं नहीं इनसे बात नहीं करूंगा ऑपोजिशन से। तो ये बैड टेस्ट छोड़ रहा है पॉलिटिकल सर्कल में, ये बैड टेस्ट छोड़ रहा है अपना जो लोग पसंद नहीं करते कि साइन सदर से हो, पार्लियामेंट ना करे। तो मेरे ख्याल में दलीलें दोनों साइड से हैं। बस ये ऑर्डिनेंस कामयाब हो जाए और ये जो मसला है इसमें थोड़ा सा लचक दोनों साइड दिखा दें, टूटलेस एक दूसरे को और ना करें और एक दूसरे से थोड़ा सा कॉपरेट कर लें। एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड बहुत हमें तकलीफ देता है। चाहे वो एब्सोल्युटली नॉट हमने USA को कहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डॉलर कहाँ पहुंच गया है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है। हम एब्सोल्युटली नॉट वाला मुल्क की ताकत हमारी है। हम एब्सोल्युटली मे बी ये वाला मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारे जैसे मुल्क को जो परेशान हो, कोविड में परेशान है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है नहीं, अपना खजाना खाली, तो उसको हर जगह पर थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीका से चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ये कहानी अफगानिस्तान की शुरू हुई है, अभी कहाँ जाकर खत्म होगी किसको। बिल्कुल। चलें, आपने कहा कि एक तो आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये चेयरमैन नैब की कहानी ना होती, मामला ना होता तो ये ऑर्डिनेंस ही नहीं आता। फिर आपने कहा वज़ीर आज़म साहब जो है नोटी बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, जो उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर से वो बात नहीं करेंगे। बैड टेस्ट सियासत में ये ऑर्डिनेंस डेवलप करेगा, ज़फ़र मोतीवाला साहब को ये लगता है। ब्रेक लेनी है मुझे और ब्रेक से वापस आके ज़रा इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। ज़फ़र मोतीवाला साहब ने तस्नीम नूरानी साहब की आवाज़ और उनके मौसीकी के शौक़ के हवाले से भी एक इंकशाफ किया और नाम भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ज़फ़र मोतीवाला साहब ने जो इंकशाफ किया आपके बारे में तस्नीम नूरानी साहब, ड्यूरिंग ब्रेक मुझे फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अनवर महमूद साहब की तरफ से भी उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स कर दिया जो ज़फ़र साहब कह रहे थे। तो ज़रा बताइएगा ये नाम कौन सा है जो कह रहे थे कि आपसे ही जाने, कि जिनके हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा डर नहीं, बहुत डर गया हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो आजकल को इनर सर्कल में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो मेरा ख्याल है किसी पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने गालिबन कहा होगा कि, और बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है कि क्योंकि नॉट ओनली दैट, मुझे ये ऐसे बंदों का भी पता है कि जिन्होंने जस्ट रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हम साइन नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि उसको नौकरी से, अपना पोस्टिंग से हटा देंगे, और दूसरी तरफ ख़तरा क्या है कि अगर वो फैसला करे तो वो अगले 5 साल तक उसकी इज्जत भी जाए और उसकी, क्योंकि मसला हमारा ये नैब का, सरकारी अफसरों का ये है कि कन्विक्शन तो होती नहीं, मगर जो अखबार में ख़बर आ जाती है तो, और जो बदनामी हो जाती है तो अनलाइक अ पॉलिटिशियन वो अपना दिफा नहीं कर सकता, वो इस किस्म का साइन बना के अदालत में पेश नहीं होता, तो वो उसकी इज्जत तो जो है ना वो उसकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस वास्ते जिस अफसर ने भी वो कहा है वो बिल्कुल बजा कहा है। There's absolutely no doubt about that.
सही कहा। और ये जाहिर है हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, हुकूमत के खुद के लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दफ्तरों में काम करने को तैयार नहीं हैं, नैब से डरे हुए हैं, वो शिकायत करते हैं, जैसे हमारी बिजनेस कम्युनिटी शिकायत करती है कि हमें हरास किया जाता है। शाह खबर साहब, तस्नीम नूरानी साहब ने एक और बात की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कितने चांसेस हैं कि ये एक्ट में नहीं तब्दील होता या लैप्स हो जाता है 3-4 महीने के बाद? जी ये बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो अगर प्रोमलगेट हो जाता है तो उसकी उम्र 120 दिन होती है। सही है। लेकिन उसको अगर कौमी असम्बली अपने एक करारदाद के ज़रिए अक्सरियत से उसको अगर अप्रूव कर दे तो वो फिर मज़ीद 120 दिन के लिए आगे जो है वो उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर एक्सटेंशन नहीं हो सकती जब तक उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बनाया जाए। तो इसलिए 120 दिन के अंदर अंदर इसमें स्पिरिट ये है कि उसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए, और जैसे आम कानून साजी होती है दोनों हाउसेज अगर उसको सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर लेते हैं तो फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं होता तो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर वो 120 दिन में पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हुआ या 240 दिन में, तो उसमें क्या होगा वो भी एक बड़ी टेक्निकल बात है। उसमें जो है ये आइन का एक आर्टिकल है 264, वो इफेक्ट ऑफ रिपील का करता है। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स नहीं होता, वो रिपील हो जाता है। और जो रिपील्ड लॉ होता है उसकी प्रोटेक्शन है कि उस दौरान जब तक ये ऑर्डिनेंस था जितनी इंक्वायरीज, जितनी प्रोसीडिंग्स, जितने एक्विटल्स, जितनी कन्विक्शंस और जितने फैसले जो हो चुके हैं वो आइन और कानून की नज़र में वो प्रोटेक्टेड हैं, उनको कॉल इनटू क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी वो 120 डेज के अंदर, जैसे तस्लीम साहब कह रहे थे कि उसके बाद जाहिर है वो समझेंगे कि इतने अरसे के लिए तो प्रोटेक्शन है, बाद के में नहीं है। आप कह रहे हैं कि उस दौरान जितने फैसले वो बाद में भी प्रोटेक्टेड होंगे। उस दौरान अगर मसलन अगर आज कोई ये एप्लीकेशन दे देता है एक सिविल सर्वेंट कि मेरे खिलाफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का इल्जाम है, मेरा एक रेफरेंस चल रहा है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, इस ऑर्डिनेंस के तहत मेरे खिलाफ कोई माली मुनफत की कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई मैंने इस पे मटीरियली बेनिफिट होने का कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो लिहाजा मैं कवर हो रहा हूँ इस ऑर्डिनेंस के तहत, तो लिहाजा मुझे एक्विट कर दिया जाए। तो वो एक्विट उसको नोटिस करने के बाद कोर्ट हक बजानिब होगी उसको एक्विट करने के। और जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा तो फिर ये नहीं कहा जा सकेगा कि वो उसका एक्विटल गलत हुआ था, वो अपनी जगह प्रोटेक्टेड है। तो लिहाजा कई दफ़ा आपने ऐसा होता है कि किसी चीज़ के ऊपर हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करना चाहती है जिसको वो आईनी प्रोटेक्शन उसका हासिल करना चाहती है, उस पर भी एक ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है। और बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस ऐसे होते हैं जो कि पार्लियामेंट में पेश ही नहीं होते और 120 डेज के बाद वो रिपील हो जाते हैं। तो उसके दरमियान जितना कार्रवाई होती है वो प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। ठीक है, तो कवल साहब दो चीज़ें, एक तो ये बता दीजिएगा कि पार्लियामान में इसके पेश होने के हवाले से क्या इम्कानात हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जिस तरह इन्होंने कहा कि रिपील हो जाएगा 120 डेज के बाद। और दूसरा, अपोजिशन और ख़ुसूसी तौर पे PMLN ये ऐलान कर चुके हैं कि वो आपके इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा देखें, 3-4 चीज़ें हैं। मैं जो मोतीवाला साहब की भी बात को जवाब देना चाह रही हूँ और जो पहले डिस्कशन हुई उस पर मैं क्विकली कमेंट भी कर देती हूँ, इसका भी जवाब दे देती हूँ। 120 डे तो एक उसका नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम है, फिर 120 डे वो एक्सटेंडेबल है, 240 डेज होते हैं बेसिकली। और जो रिपील का इन्होंने बताया है राइट, वो जाहिर है वो एक टेक्निकल उसमें है, बट गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। और जहाँ तक PMLN है उनके, तो मैं समझती हूँ कि ये ड्रामे नहीं ख़त्म होने। 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर उन्होंने नैब में रिफॉर्म्स नहीं की आज तक, 1999 से लेके अब तक उसको काला कानून कह रहे हैं, तो सबसे पहले उनको सबको कान पकड़वा के बैठा देना चाहिए और उनके ये रोने धोने बंद कराने चाहिए। नैब पे जाके पथराव करते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन जिस वक्त एक सीरियस रिफॉर्म्स की बात आती है तो वो उस वक्त करना नहीं चाहते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वजीर आजम और बतौर अपनी जो काबीना के फैसले हैं वो उनके बारे में आज तक वो क्यों रोने रोते हैं, फिर जाके क्यों वो CNG और LNG के जो इश्यूज हैं उस पर रोने रो रहे हैं। देखें, मैं तो पहले आपको कहा कि मुझे लगता है साइकोलॉजिकली ये बहुत अंडर प्रेशर आ गए। इनको लग रहा है कि PTI की हुकूमत जो है वो फॉर एवर हो गई है, सूबों में भी और वफाक में भी। और ब्यूरोक्रेसी तो किसी भी हुकूमत की नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी तो स्टेट के साथ काम कर रही है। अब ये नूरानी साहब ने आपको बड़ी अच्छी बात बताई, मैं इसमें सिर्फ एड ऑन कर दूं, उन्होंने बड़ा अच्छी क्लियरली बता दिया।
डेटा का प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपकी 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे इदारे जो हैं वो डिवॉल्व कर गए हैं और वो डायरेक्टली सूबों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें डेटा कलेक्शन एक मेन चीज़ है। चाहे आपने पॉपुलेशन का लेना हो, चाहे आपने महकमा खुराक का लेना हो या कोई भी चीज़ हो, फेडरल जो है वो नॉर्मली सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इस वजह से डेटा का गैप है। फेडरल में बैठ के बंदा एस्टिमेशन कर रहा है और जो उसको डेटा भेजा गया है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से या सूबों की तरफ से, उसकी बेस पे उसने अगर फैसला कर लिया है, कल को जैसे उन्होंने कहा एस्टिमेशन गलत हो जाती है, आप उसको पकड़ के कहेंगे जी अब ये मुजरिम है इसको बंद कर दो। इस तरह के केसेस हुए हैं। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे बड़े करीबी जानने वाले, बड़े डिसेंट आदमी है, 2 साल वो बंदा अंदर बंद रहा है। तो इन सारी चीजों को आगे लेके चलना है हमने। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये जो नॉटी बॉय की उन्होंने टर्म यूज की, मैं सिर्फ इतना बता दूं, उन्होंने ऑपोजिशन से डिलिब्रेशन पे कोई ना नहीं की है। उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ साहब से बात करने से कहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो नैब के साथ इसमें इन्वॉल्व है, उनके केसेस चल रहे हैं, आप अपना लीडर चेंज कर लें। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और मुझे सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट पे बात करने दें। देखिए पीटीआई का जो हमारा मोटो है या जो हमारा मेन जिस पे हम चलते हैं वो है जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ एस्टीम, खुददारी। और जो शेर बड़ा मशहूर है, एतायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हमने पहले एब्सोल्युटली नॉट ना कह के जनरल मुशर्रफ के टाइम में डॉलर भी मान लिए और उनके साथ शामिल भी हो गए थे। 80,000 बंदा हमारा मारा गया और 150 अरब रुपए जो है डॉलर वो हम अपनी इकोनॉमी को हमने डज लगवाई और सेल्फ एस्टीम के तो जो परखच्चे उड़े वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो कई जगहों पे मुनाफकत और मुझे नहीं हर जगह चल सकता। कहा जा रहा है आपने ज़ाहिर बड़ी तफसील में पूरी तमाम चीजें जो आपने जवाब देना था आपने दिया भी है जवाब। जफर मोतीवाला साहब, आई एम श्योर ही वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जफर मोतीवाला साहब, आपने आई एम श्योर बात सुन ली होगी कंवल शौजब साहिबा ने जो जवाब दिया आपके उस नॉटी बॉय वाली टर्म का और एब्सोल्युटली नॉट का। दूसरा ये कि बार बार कहा जा रहा है, उस वक्त माजी में भी PMLN की हुकूमत ये बात करती थी कि नैब और पाकिस्तान की इकॉनमी साथ साथ नहीं चल सकते, तो अब चल सकते हैं। जितनी चीज़ें अभी हो गई हैं इस ऑर्डिनेंस में, जितनी तरामीम आ गई हैं, आपको लगता है कि इससे ग्रोथ देखेंगे हम आने वाले दिनों में इकॉनमी की? देखिए, मैं पहले तो बेगम साहब को ये कह रहा था कि वो थोड़ा सा लाइटर टोन में था, नॉटी बॉयज। ऐसा नहीं था कि पूरी टीम को कहा है मैंने नॉटी बॉयज। दूसरी बात ये थी कि जो दूसरा पार्ट था, आपने क्या बोला था, ये जो एब्सोल्युटली नॉट, ये एब्सोल्युटली नॉट का जो है ना आइडिया, ये इसलिए लग रहा है कि एक गरीब, एक मुश्किल में मुल्क जो होगा उसको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वो उसके लेवल पर मैं बोल रहा था। अब आप जब बोल रही हैं कि नैब और इकोनॉमी साथ नहीं चल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। नैब अपना रोल प्ले कर रहा है, जैसे पहले FIA करती थी, दूसरे इदारे करते थे। अब जो है उसमें मेरे ख्याल में तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। अब वो 120 दिन में हो या लैब्स 240 दिन में, ये तो डिबेटेबल। इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, सब बैठे हुए हैं, सब लॉ फर्म्स हैं, अपना एसोसिएशन हैं इनकी लॉयर्स की, वो इसको हैंडल करेंगे। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में तो स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ शाह खबर से बताइएगा कि ये जो बार बार हम चेयरमैन नैब के हवाले से बात करते हैं कि मुझे याद है वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो तब वो इदारे मजबूत करने की बात करते थे। वो कहते थे अफराद नहीं, आप इदारे मजबूत करें, इंडिविजुअल से बाहर निकलें। तो क्या ऐसा हमारे मुल्क में कहतो रुजाल है कि आपको कोई और शख्स ही नहीं मिलता, वही लोग नागुज़ीर हो जाते हैं, उन्हीं को तौसीह देने की बातें की जाती हैं? बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी नागुज़ीर नहीं होता और इदारे जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अफराद तो आते जाते रहते हैं। अगर हम अपनी पूरी हिस्ट्री देखें तो जब हम साबिक़ वज़राए आज़म के अगर हम तस्वीर और उनकी जो आवेज़ा होती है तो उस पर कितने कितने नामी गिरामी लोग थे,
वो आए, अपना रोल प्ले किया, चले गए, दुनिया से भी चले गए। दुनिया का निज़ाम चलता रहता है और अल्लाह ताला का एक निज़ाम ऐसा है कि उसमें हर शोबे में हर तरह के लोग जो है वो पैदा होते रहते हैं। तो बिल्कुल जो मोतीवाला साहब ने जो कहा कि ये जो अफराद का जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल नए यंग ब्लड को आगे लाना चाहिए। ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो फिर आप अपने जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो जो रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको अपना काम करें और अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारें। इस तरह के जो शोबे होते हैं, जिस तरह के नैब है, ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। इसमें बहुत आपके नौजवान लोग मौजूद हैं, आपके यंग ऐसी लॉट है जो कि कैपेबल हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने PhDs की हुई हैं इसमें क्रिमिनोलॉजी में, वाइट कॉलर क्राइम्स में। इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। एहतसाब अदालतें जैसे कह रहे हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएं, या हम नैब में जब भी बात करते हैं प्रोसिक्यूशन वीक होने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी नैब की तरफ से ऐसे वकला जाते हैं जो कि वापस चालान और जुर्माने करा के आ जाते हैं, सामने उनका मुकाबला जो है करोड़ों की फीसें लेने वाले वकीलों से होता है, ये वाले लाख 1.5 लाख के वकील होते हैं। ये हुकूमत ने भी खुद कई दफ़ा एतराज़ किया है। तो फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि नैब की अदालतों की बिल्कुल तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें एक मस्बत पहलू ये भी है कि पहले इसमें सिर्फ सेशन जज थे, अब उसमें एडिशनल सेशन जजेस का भी इजाफा कर दिया, क्योंकि सेशन जज जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल जज होता है। और वो मेरा नहीं ख्याल कि पिछले जो तजवीज़ चल रही थी कि 120 सेशन जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स कायम की जाएं, तो पाकिस्तान में तो इतने सेशन जजेस है ही नहीं कि वो अपनी सेशंस कोर्ट्स को छोड़ के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जजेस, उस पर भी थोड़ा सा एतराज़ हो रहा है कि उसमें अब हाई कोर्ट के साबिक जजेस का भी उसमें एक प्रोविज़न छोड़ दी गई है कि उनको भी जो है वो जज बनाया जा सकेगा। एक सेशन जज मौजूदा या साबका, एक एडिशनल सेशन जज मौजूदा या साबका। अब एक हाई कोर्ट के जज और एक एडिशनल सेशन जज रिटायर्ड के उसमें बहुत फ़र्क होता है, उनके एक्सपोजर में, उनकी वर्किंग में। तो उसमें भी उन्होंने फिर एक जो 68 ईयर्स की कम अज़ कम उम्र रख दी है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज जो है वो 65 साल की उम्र में सुपर एनोवेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में, अब 62 से 68 में जो है वो 6 साल का फ़र्क है जी। तो इसलिए मैं नहीं समझता, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि मुझे जिसकी जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती। अच्छा, तस्नीम नूरानी साहब, पहले चेयरमैन नैब पीपल्स पार्टी के दौर में एक दफ़ा याद है कि जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह को लगाया गया था, तो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे चौधरी निसार, वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो मुशावरत नहीं की गई है। उस फैसले को भी सामने रखते हुए आपको लगता है कि ये ऑर्डिनेंस भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज मैं कहूँगी बन चुका है कि हर मामला जो है वो अदालतों में जाके ख़त्म होता है, ये इसके चांसेस हैं चैलेंज होने के सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, उसके चैलेंज का तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये ऑर्डिनेंस गौर से पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। गलत चीज़ सिर्फ एक है, जो कि आपने इंस्टीट्यूशन की बात की कि एक इंस्टीट्यूशन में 4 साल का एक फ़िक्स टेन्योर देना, उसकी वजह ये होती है कि वो बंदा किसी लालच में आके फ़ैसला ना करे कि मुझे एक्सटेंशन लेनी है, इस वजह से मैं इस किस्म के फ़ैसले करूं, जिसने मुझे एक्सटेंशन देनी है उसके हक़ में फ़ैसले करूं। और वो एक इदारे की एक सिक्योरिटी होती है कि भाई आप 4 साल के लिए आएँ, आपने जो अच्छे काम कर लें, उसके बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और ना कोई नुकसान होने वाला। आपको निकाल भी कोई नहीं सकता और आपको एक्सटेंड भी कोई नहीं कर सकता। अब वो एक बेसिक उसूल है इदारे का जिसको इस फ्लाउट किया गया है इस प्रोविज़न में। मैं समझता हूँ कि दैट इज़ दी ओनली ऑब्जेक्शनेबल थिंग। एक्सटेंशन वो कंटिन्यू कर रहा है जब तक फैसला नहीं होता। वो भी एक मेरा ख्याल अपोजिशन पे प्रेशर होगा कि अगर उनको ये जज पसंद नहीं है, चेयरमैन पसंद नहीं है, तो भाई जल्दी फैसला किसी चीज़ किसी बंदे पे एग्री कर लो। सो उस पर भी मैं समझता हूँ कोई एतराज़ नहीं है। बट अदालत में तो खैर जाहिर है हर बंदा जा सकता है। बट जनरली आई फील कि इट्स अ गुड थिंग। माई ओनली फियर इज़ कि ये एक्ट में कन्वर्ट करना इनके लिए बड़ा अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं जी। हाँ, और एक्ट में कन्वर्ट करना जो कि असल जो आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, वो यही है कि इदारे मजबूती की तरफ आप नहीं लेकर जा रहे, आप जो हैं वो अफराद की जानिब जा रहे हैं। और यही कवल साहिबा, मैंने सवाल पहले शाह खाबर साहब से भी किया था, दूसरा उनका ज़ाहिर कंसर्न है कि ये एक्ट की तरफ जाता है मामला कि नहीं जाता। सो चेयरमैन नैब की अगर बात कर लें हम, कवल शौज़ब साहिबा,
नैब के इदारे की अगर परफॉर्मेंस वाकई इतनी अच्छी रही है चेयरमैन नैब के अंडर, तो फिर वो रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट के उनके आला तरीन जजेस के आए हैं नैब की परफॉर्मेंस को लेकर, उनका क्या करें? देखिए जी, चेयरमैन नैब की जो तकर्री हुई थी, मैं ज़रा बैकग्राउंड बता दूं। 9 डिलिब्रेशंस के बाद 10वीं डिलिब्रेशन में खुर्शीद शाह साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी, शाहिद खाकान अब्बासी लीडर ऑफ द हाउस फ्रॉम PMLN, दोनों ने एब्सोल्युटली आपस में मिलकर की थी। जो नैब न्याजी गठजोड़ कहते हैं उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी है कि मीनवाइल जब तक ये सारा डिसीजन होना है, डिलिब्रेशन होनी है कि चेयरमैन नैब कौन लगना चाहिए, उस वक्त तक पिछला जो है वो कंटिन्यू करे ताकि गैप ना आए। होता ये है कि आप जैसे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के ऊपर नैब के केसेस है, उनका दिल तो ये करेगा या तो उनका फेवरेट बंदा है या कोई आए ना और वो पड़ा रहे, जो खाली होगी ये सीट वो खाली ही रहे। ये डेडलॉक आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अभी मेंबर्स लगने हैं, 5 होते हैं कमीशन में, एक चेयरमैन होता है, 4 उसके साथ होते हैं। वो मेंबर्स पे ही डेडलॉक खत्म नहीं होके देता अपोजिशन की, और गवर्नमेंट की जो डिलिब्रेशन है वो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए सदर को बीच में लाया गया क्योंकि वो एक न्यूट्रल हेड ऑफ द स्टेट उनका एक ओहदा है ताकि वो डिलिब्रेशन को आसान बनाए। मेंबरान के लिए भी तो खत लिख ही दिया था ना वजीर आजम ने, उन्हीं शहबाज शरीफ को, उन्हीं ऑपोजिशन लीडर को, तो इस मामले में भी कर लेते जी। तो देखें, अभी तो नैब के उनके ऊपर केसेस है ना जी, और इस नैब से रिलेटेड उनको इश्यूज हैं। तो एक मॉरल हाई ग्राउंड के लिए ये नैब में तरमीम भी लाई जा रही है कि दोनों में से अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, फ्यूचर को देखते हुए एक ज़हन में जो बेहतर बात आ रही है, अगर उनमें दोनों कोई भी नैब के रडार में है तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए मॉरली स्टेप डाउन करे, दूसरे बंदे को ले। ऑपोजिशन को तो रिफ्यूज नहीं कर रहे ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रिफ्यूज नहीं कर रहे, सिर्फ पर्सनैलिटी इस वक्त शहबाज शरीफ की मैटर करी है। उन्होंने पहले एक डेडलॉक लगाई रखा 6 महीने के, जी मैंने लीडर ऑफ द हाउस भी बनना है और वो दूसरी जो PAC है उसकी भी मैंने जो है वो चेयरमैन बनना है। बाद में उन्होंने छोड़ दिया और राना साहब को लगा दिया, राना तनवीर। तो इसमें भी थोड़ा सा हौसला कर लें, अगर एक देले की करप्शन नहीं की हुई है तो थोड़ा सा दिल मजबूत कर लें। बाकी जहाँ तक शाह खबर साहब या जो नरानी साहब इश्यूज रेज कर रहे हैं या जो मोतीवाला साहब रेज कर रहे हैं, ये तो जब एक्ट बनाने का टाइम आता है या बिल आप लेकर आते हैं उसमें ये छोटी मोटी डिलिब्रेशंस और तरमीम हो जाती हैं। ये अभी तो एक ओवरऑल ऑर्डिनेंस आया ना, इसमें जो भी चीजें बेहतर की जा बेहतर करने का तो हमेशा गुंजाइश होती है। इस तरह की सजेशंस आएंगी, इसको रिकंसिडर भी किया जा सकता है कि एज लिमिट पीछे ले जाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मैं खुद पर्सनली समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहिए हर चीज में, और स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट को इसके अंदर हर जगह पे आना चाहिए ताकि उसमें वो जो एक एम्बिग्विटी है या कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं प्रोसिक्यूशन में वो एड्रेस हो सके। मैं चाहूंगी कि जफर मोतीवाला साहब जो हैं वो तजावीज़ भी दें यहाँ पर, क्योंकि उनके ज़ाहिर कंसर्न सामने आए हैं। लेकिन एक और चीज़ भी जो खदशा जाहिर किया जाता है कि आज एक हुकूमत है, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है, कल कोई और हुकूमत आती है, वो इसी नैब के हवाले से कोई और ऑर्डिनेंस ले आती है। आज अब कहते हैं कि अगले चेयरमैन की तैनाती तक यही कंटिन्यू करें, कल को कोई और आके कहे नहीं अगले 4 साल या 6 साल 8 साल कंटिन्यू करें, तो फिर ये कहीं चीज़ रुकेगी नहीं, फिर ऑब्वियसली चैलेंज ऐसे कोर्टों में होती रहेगी। जफर मोतीवाला साहब, आपकी तरफ से ज़रा तजावीज़ पे आ जाइए कि क्या चीजें ऐसी हैं जिससे आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं इस इदारे को? देखिए, अभी बेगम साहब कह रही थी, वो सही है कि अभी तो ऑर्डिनेंस आया है, इसके बाद सजेशंस भी आएंगे, बड़े बड़े थिंक टैंक भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग देखेंगे इसको वेटेड करेंगे किस तरह इसको हैंडल करना है। लेकिन ये जो टसल चल रही है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में, ये टसल इतनी बढ़ गई है नैब के इशू पर कि ये चलता काम भी खराब हो सकता है। ये मेरी सजेशन तो बार बार यही है कि किसी भी तरह इसमें दोनों साइड इजी पॉइंट लें और ठंडे दिल से चाहे जो जिससे डिस्कशन करना चाहे वो करें और लेट्स मूव ऑन, जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़े। अब ये कहानी अभी तो चलेगी ना, अभी तो ये हुकूमत भी चल रही है, इश्यूज भी चल रहे हैं, तो ये कहानी तो अभी चलेगी। अब इसके वो जैसे मैं आपको कहा कि अभी तो अफगानिस्तान की भी स्टोरी शुरू हुई है, ऐसा अभी तो ये नैब के रूल्स रेगुलेशंस जी किसको इसमें फायदा होगा किसको इसमें नुकसान होगा सब चलेगा, क्योंकि अभी तक तो कितनी रिपोर्ट्स आई भी नहीं है कि भाई कभी कहते हैं तो अपोजिशन कहती है कि आटे वाले माफिया को फेवर पड़ जाएगी, कभी के वो आता है कि भाई चीनी वाले को, तो रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि किसको क्या फेवर पड़ेगा।
ठीक है, आप कहते हैं आपका पहला जो तजवीज़ यही है कि आप ऑपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके उनको ऑन बोर्ड लेकर चलते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। शाह खावर साहब जी, मेरा भी ये ख्याल है कि अगर ये ऑर्डिनेंस आ गया है ऑल राइट, इसमें चूंकि अपोजिशन ने भी जो पहले अपनी जो तजावीज़ दी थी वो बहुत ज़्यादा इसका अता करती हैं, कुछ चीज़ें जो है नापसंदीदा हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करे, अपोजिशन जमातों को और पार्लिमानी पार्टियां हैं उनको ऑन बोर्ड ले और सीरियस एफर्ट करे। अगर मैं समझता हूँ कि अगर काबीना के इस हुकूमत की काबीना के लोगों के केसेस अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इसमें तो फिर चांसेस है शायद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल पे बने केसेस भी खत्म होंगे। मैं ये कह रहा हूँ उसमें लोगों को अब मैं कहता हूँ कंसिडर ना करें। आप ये देखें कि एक ऐसा बैलेंस्ड लॉ बन जाए, अगर इस पर कंसेंसस डेवलप हो जाए, अगर एक ऐसा इदारा बन जाता है जो वाकई जिसकी ज़रूरत है कि एक ऐसा इदारा एहतसाब का हो जिस पे कोई उंगली ना उठा सके और वो जिसका वो केस की कॉग्निजेंस ले, तो वो कम से कम ये बहाना ना बनाए कि मेरी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। तो एक अच्छा मौका है कि हुकूमत भी आगे बढ़े और अनफॉर्चुनेटली रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपका, कवल शौजब साहब आपका, तस्नीम नूरानी साहब और जफर मोतीवाला साहब का भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।